आज थोड़ी सी कुछ चर्चा अचानक भाव उठे। मैं अपने इस समय पूरे परिवार के साथ बैठा हुआ हूँ, सखा परिवार। तो वो सखा परिवार के बीच हूँ, सब बच्चे यहाँ पे हैं इस समय बैठे हुए। तो मैं एक एक करके परिचय कराता हूँ। एक ये बीड़ी सबसे पहले, हेलो हैं। उसके बाद ये नीलकमल, दिव्या, सीता, ये नियति, ये एक हमारा नया सदस्य है ऋतु, एक जिजित। उसके अलावा ये सब देखो आप पहचानते होगे, नमस्ते जी। है ना। प्रवीण, एक हमारे रामदेव जी हैं और एक मौलिक गुंडा शैतान। तो ये सारे लोग जो हैं, तो मैं इस परिवार के बीच में हूँ और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में एक मकसद होता है जो जो प्रकृति तय करके भेजती है। लेकिन वो मकसद ऐसे ही होता है जैसे एक एक मोती एक सीप में बंद है। वो सीप खुलना और उस सीप के अंदर वो मोती का पता लगना, ये एक दुर्लभ घटना है। वो सीप क्या है, अगर हम अपनी जिंदगी में खोजने चाहें तो हम वो सीप को क्या समझेंगे। तो मैं जहां तक देख पाता हूं, मैंने समझा है कि वो सीप हमारे मन की, हमारे शरीर की, या इस जगत से हमने जो सीखा होता है, वो चाहतों के रूप में एक सीप होता है और उसके अंदर वो आत्मा का मोती होता है जो कोई मकसद, कोई कार्य लेके पैदा हुआ होता है। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंसान की सबसे पहले वो होती है कि वो सीप खुले। सीप खुलने के लिए ज़रूरी होता है या तो हम अपने मन की, शरीर की ज़रूरतों को जी पाएं, जीने के बाद किसी के अंदर से वो सीप खुलता है, या फिर ऐसा होता है कि हमारी वो ज़रूरतें हमें व्यर्थ नज़र आएं और गिर जाएं। उस स्थिति में भी जो है वो सीप खुल जाता है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ। पहले तो अपनी ही बहुत ज़रूरतें थी, अपनी ही बहुत चाहते थे, और वो चाहते पूरी हुई। समझ के तल पे कुछ चीज़ें थी वो गिरी, कुछ चीज़ें जी के पूरी हुई, और वो एक दिन सीप खुल गया। जब सीप खुला तो उसके अंदर जो मोती था, वो मोती मुझसे कुछ कह रहा था। उसने मुझसे बहुत कुछ कहा, लेकिन वो जो कह रहा था वो थोड़ा सा अलग था। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ चाहते हैं, कुछ ना कुछ धारणाएं, कुछ ना कुछ सोच होती है जो हम जगत को लेके बनाते हैं। तो जब वो मोती खुला तो मुझे पता लगा कि मैं धारणाएं तोड़ने के लिए पैदा हुआ। मैं पैदा ही धारणाएं तोड़ने के लिए हुआ, और इस धारणा को मैं तोड़ने के लिए पैदा हुआ। तो निश्चित ही अगर अस्तित्व हमसे कुछ चाहता है तो अस्तित्व वो अवसर भी देता है, वो योग्यताएं भी देता है। तो बचपन से ही कुछ चीज़ें थी जो मेरे साथ निखरने का काम हुआ। कल गुरु पूर्णिमा है, थोड़ी गुरु की बातें हो जाएं। मेरे जीवन के कौन कौन गुरु रहे, आज मैं उस पर जिक्र करूंगा। यूं तो मैंने बातों बातों में कई बार किया है जिक्र, लेकिन उन जिक्र को और गहरे रूप में समझना, एक पिरो के एक पूरी श्रृंखला में समझना, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जिसने मुझे इस सीप की याद दिलाई, अंदर मोती की याद दिलाई, सॉरी सीप तो था, मोती की याद आना शुरू हुई, वो सबसे पहले काम था व्लादिमीर नाबोकॉव का। व्लादिमीर नाबोकॉव एक लेखक है जिसने एक अपने जीवन का व्याख्यान किया था
अपने जीवन को खोल के रखा था। और वो जीवन को खोल के रखने के लिए उसने कोई किताब विताब लिखी ऐसा नहीं, लेकिन वो जीवन उसने अदालत में खोला था जब उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा था। और उस से एक किताब का जन्म हुआ, जिस किताब का नाम था ललिता। मैं धन्यवाद दूंगा अपने उस दोस्त को जिसने मुझे पहली बार वो किताब ला के दी। निश्चित ही ये वो दिन थे, 16-17 साल की उम्र, जब हमें इस तरीके की अश्लीलता की बातें अच्छी लगती हैं। वो किताब भी थोड़ी सी अश्लील साहित्य के रूप में फेमस थी। वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अश्लील साहित्य के रूप में फेमस रही, लेकिन साथ साथ वो एक मैसेज का काम भी करती थी। मेरे लिए वो मैसेज सिर्फ इतना ही था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया नहीं समझ सकती सही, लेकिन उसके अंदर भी कुछ है, और वो एक चीज़ थी सच कहने का साहस। मुझे उसकी बात वो इतनी प्यारी गुजरी, इतनी दिल को छुई कि मैंने वो 16 साल की उम्र में ये संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन को खोल के रख दूंगा। तब फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था। जो मित्र थे उनको तो मैं अपनी जवानी कह देता था, लेकिन अपने उद्गार कहाँ ले जाऊं? तो सड़क पे भी चिल्लाने की बात नहीं है। तो मैंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू की। मैं उस समय लिखा करता था एक डायरी में अपने जीवन की उन बातों को जिनको शायद कह देना एक समाज में उचित नहीं माना जाता। मैंने लिखना शुरू किया, और वो लिखना उस समय भी ऐसा हुआ कि क्योंकि मेरी एक दुकान थी और मैं वहाँ बैठ के वो लिखता था खाली समय में, और वो दुकान जो थी वो लड़कियों के स्कूलों से घिरी हुई थी। तो उनमें से उस समय बहुत सी लड़कियां ऐसी थीं, कुछ मेरी बहन की सहेलियां थीं, कि जो वो पढ़ने के लिए मांगती थी। मैं दे देता था। वो पढ़ती थी फिर लौटा देती थी, और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि वो ले गई और उनकी बहुत सहेलियों ने पढ़ा। जितनी भी लड़कियों ने उसको पढ़ा, उनके अंदर मेरे लिए क्या गुजरा मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने एक रिस्पेक्ट फील की उन सब की आंखों में मेरे लिए, जबकि उसमें जो बातें लिखी गई थी वो रिस्पेक्ट की नहीं थी, लेकिन उनके अंदर मैंने एक रिस्पेक्ट फील की। ये क्यों था कि अगर आपका जीवन इस योग्य नहीं है कि उसको अच्छा माना जा सके, लेकिन फिर भी उस जीवन को सुन के लोग अच्छा क्यों मान रहे थे? तो मनोवैज्ञानिक रूप से पहला कारण था कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम उससे सहमत हो जाते हैं। हम अगर किसी हीरो को नेगेटिव पात्र में भी देखें तो स्टार्ट से जब देखें तो हमें उसके अंदर नेगेटिविटी नजर नहीं आती। हम उसको तब भी हीरो मानते हैं, उसके नेगेटिव पात्र के साथ भी। तो मनोवैज्ञानिक कारण तो ये है, लेकिन दूसरा एक गहरा कारण है जो आत्मीय कारण है। आत्मीय कारण ये है कि हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में एक रहस्य लिए हुए है, एक एक पूर्ण घटना है। और सच्ची मनुष्यता इस जीवन में, इस जगत में तभी पैदा हो सकेगी मेरे देखे, जब हर व्यक्ति उसके जीवन के प्रति एक ऐसी धारणा से बने कि जिसमें वो सही गलत का भेद करना बंद करे, उसको देखे सिर्फ देखने की तरह। और जिस दिन ऐसा होगा हम किसी को गलत नहीं कह पाएंगे। मैं दुनिया में बहुत बहुत बुरे इंसानों से मिला, सामाजिक रूप में बुरे, कर्म के रूप में बुरे, लेकिन मैं कभी किसी को गलत नहीं बोल पाया। हाँ, तर्क वितर्क होते हैं तो मैं किसी को कह सकता हूं तुम गलत हो, ऐसा समझ लीजिए कि मैं उसके कृत्यों की आलोचना कर सकता हूं, लेकिन पूर्ण रूपेण किसी व्यक्ति को मैं गलत नहीं बता सकता। तो वो एक गहरा कारण हर एक के अंदर होता है। हर एक जानता है कि हर एक का जीवन अद्वितीय है और उसको एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो हम एक ऐसा समाज निर्मित कर सकते हैं जिस समाज में कोई किसी को बुरा न मानता हो। ये बात धीरे धीरे मेरे अंदर और गहराती चली गई। फिर जीवन में ऐसा हुआ कि उसी किताब के बाद, वो किताब मैंने एकमात्र किताब है जिसको मैंने पूरा पढ़ा, और 14 बार मैंने उसको खरीदा अपनी जिंदगी में।
और 14 बार जो भी उसे ले गया आज तक लौटा के नहीं लाया। आज वो किताब मेरे पास नहीं, लेकिन पहला गुरु मेरा वो बना। व्लादिमीर नाबोकोव को मैं शायद जीवन में कभी ना भूल पाऊं। वो पहला गुरु था। उसके बाद उन्हीं किताबों की श्रृंखला में उस किताब की चाह से मैंने सोचा और भी ऐसी होती होंगी। मैंने उसको बोला कि यार और किताबें ऐसी ला के दो, तो उसने मुझे कुछ और किताबें भी ला के दी, जिसमें एक लेडी चैटर्जी का प्रेमी करके थी। वो पढ़ी बकवास सी लगी। फिर उसने ओशो की किताबें ला के दी, युवक और यौन, संभोग से समाधि की ओर, वो भी पढ़ी। लेकिन उनमें मुझे चुटकुले अच्छे लगे, कुछ कहानियाँ थी जो सिंबल थी, लेकिन उस उम्र में समझ में नहीं आती। लेकिन अच्छा लगा उस किताब के ऊपर का कवर, ओशो के फोटो मुझे अच्छे लगते थे। वो भी मुझसे कुछ कह रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं था कि क्या कह रहे थे। और फिर हमने ओशो को, हम दोस्त थे, किताबें मैं ले आता था खरीद के ओशो के फोटो की वजह से। तो मेरे पास किताबें बहुत हो गई थी। पढ़ता नहीं था ज़्यादा, कहानियाँ पढ़ता था, किस्से पढ़ता था। उनका आज भी मैं उपयोग करता हूँ आप लोगों से चर्चा में। हम दोस्तों के बीच वो दोस्त ले जाते थे पढ़ने, बातचीत होती थी। लेकिन पढ़ते पढ़ते हम दोस्तों में एक ओशो के प्रति एक ये बात तो आ गई थी कि आदमी को दोहरी बातें कर रहा है। तो इस बातों के तहत हम ओशो को पढ़ते सुनते रहे, लेकिन कोई बहुत गहरा बात नहीं हुई। ध्यान के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं थी, तो ध्यान को लेके भी सदा ऐसा रहा। कभी आंखें बंद करी, कभी ऊ हो ओम ओम किया, हु किया, कुछ समझ में आया नहीं, क्या बकवास, कुछ कुछ चीज है नहीं। क्योंकि कोई चाहिए ना जो जो उसको सही ढंग से पेश कर सके, जिसकी प्रेजेंस में कुछ हो। तो फिर मेरे जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते एक घटना घटी कि मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, और मैं संघर्ष के दौर से गुजर रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति का मेरे जीवन में आना हुआ। उनका नाम था स्वामी योगेंद्र भारती। लेकिन मुझे नहीं पता था ये कौन है, क्या है। वो एक बूढ़े से व्यक्ति, दाढ़ी वाले बाबा, और उस समय मैं ग्रीन पाउडर का एक काम करता था, हरे चारे का। तो वो अपने ट्रैक्टर से उसको पहुंचाने का काम करते थे। तो उन्होंने उस समय ट्रैक्टर लिया था 2-4 दिन पहले ही, तो वो लाया करते थे हमारे यहाँ। तो एक दिन की घटना है कि उस आदमी ने मुझसे कहा कि बैंक तक चलोगे मेरे साथ, कुछ काम है। मैंने कहा चलूंगा। मैं चला गया। जब गया बैंक में, तो उन्होंने बैंक में जाके 3.5 लाख रुपए निकाले। कुछ ट्रैक्टर का पेमेंट उनको देना था, तो उन्होंने 3.5 लाख रुपए निकाले। फिर मुझसे कहने कि चलो घर तक चलते हैं। मैं समझ गया कि ये आदमी मुझको एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह उपयोग कर रहा है। और मैं गया, मैं उनके साथ चला गया। जब उनके घर पहुंचा तो वहां पे ओशो का एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ था। इतना बड़ा फोटो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने वहां उनसे पूछा कि ये फोटो आप इन्हें कैसे जानते हो? कहने कि मैं ओशो का सन्यासी हूँ। मेरे लिए सन्यासी पहली बार शब्द सुना था। हाँ, ओशो की किताबों में कभी जिक्र आता तो मैं समझता था और सन्यासियों की बातें करते होंगे, लेकिन ओशो सन्यासी भी होते हैं इसकी मुझे सूचना नहीं थी। तो मैंने कहा अच्छा छोड़ो बात, तुम ध्यान करते हो? कहेंगे हाँ करते हैं। तो मैंने कहा मुझे कराओ। दोपहर का वक्त था, लगभग 1 बजे थे। उन्होंने कहा कि ध्यान कराओ, ध्यान करने का तो वक्त होता है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी कराओ। तो कहेंगे कि ऐसा करो, तुम 4 बजे आओ मेरे पास, और तब मैं तुम्हें ध्यान कराऊंगा। और उन्होंने मुझे कहा कि नहा धो के हल्के वस्त्र पहन के आना। मैं नहा धो के हल्के वस्त्र पहन के उनके पास पहुंच गया। उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे वहां पे कुंडली ध्यान ओशो का जो होता है वो कराया। मैं आपको इस घटना के साथ एक बात बताना चाहूंगा कि जिस दिन मैंने ध्यान का आरंभ किया, पहली बार वो ध्यान किया, उस दिन उनके घर में मेरी माँ भी गई थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं गई थी, वो क्योंकि वो व्यावसायिक रूप से जुड़े थे, तो मेरी माँ उनके पास किसी काम से गई थी। तो जिस कमरे में मैं ध्यान कर रहा था, पड़ोस के कमरे में मेरी माँ मौजूद थी। इसे मैं कहता हूँ कि माँ की नार से जुड़ के ध्यान करना। एक तो होता है हम जन्म लेते हैं माँ की नार से जुड़ के,
लेकिन एक माँ की छाँव में, एक नार में जुड़ के ध्यान करना, और निश्चित ही अगर आपकी माँ का आशीष आपके प्रति हो छुपा हुआ, जबकि मेरी माँ का कोई आध्यात्मिक आशीर्वाद मुझे नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ तो रहा होगा, कोई प्रतिभा तो होगी जो उनकी कोख से जन्मा, तो उनका एक आशीर्वाद रहा होगा। तो मैंने वहाँ ध्यान किया, और मैं जानता हूँ कि जब मैं ध्यान करके निकला, क्योंकि मेरी कोई धारणा नहीं थी, कोई बुद्धत्व की धारणा, कुछ पाने की धारणा, कोई कुंडलिनी जागरण की धारणा नहीं थी, लेकिन मैंने पहले दिन जो जाना, मुझे आज भी याद है, मैं उनके कक्ष से जब बाहर निकल के आया, तो बाहर मुझे सामने यूकलिप्टिस के पेड़ थे बहुत सारे, हवाएं चल रही थी एक। तो मैंने उन स्वामी जी से एक शब्द बोला, और मेरे पास शब्दों का भी बहुत भंडार नहीं रहा कभी, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। तो एक शब्द उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे खुमारी हो। खुमारी, ये खुमारी शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है तब कि जब कोई शराब पीता है और शराब का नशा उतरता है, उस उतरते वक्त के लम्हे को खुमारी बोलते हैं। तो ये मैंने यूज किया, और आज मैं जानता हूं कि उस दिन मेरा समाज का नशा उतरा था। समाज का भी तो एक नशा होता है ना, तो समाज का नशा वो उतरा था, उतरना आरंभ हुआ उसी वक्त से, और मुझ में एक खुमारी थी। और अगले दिन से मेरे लिए ध्यान के अतिरिक्त कुछ था नहीं। मैं पागलों की तरह 4 बजे पहुंच जाता, लेकिन उनका सानिध्य मुझे गुरु के रूप में मिला। मैं उनको कंप्लीट नहीं मानता था, लेकिन फिर भी मुझे उनके अंदर सब कुछ दिखता था। मैं बुद्धि से कहूँ तो मुझे वो कंप्लीट नहीं लगते थे, लेकिन हृदय के तल पे उनकी कुछ बातें थीं जो मुझे मैसेज देती थीं, जो मुझे धक्का देती थी कुछ और जीवन के लिए। जिनमें एक बात बहुत सघन रूप से मैं आपको बताऊं, एक बार, क्योंकि मैं उनके साथ फिर बहुत वक्त गुजारता था, जितना खाली वक्त मेरा होता था सिर्फ उनके साथ होता था, ध्यान करता था, उनके साथ खाली वक्त गुजारता था, थोड़ा बहुत मैं अपने पारिवारिक व्यवसाय के रूप में जो मुझे कार्य था वहां देता था। एक दिन की घटना थी, उनके साथ हम घूमते हुए एक राशन कार्ड, उन्होंने राशन की दुकान पे जाके लगाया अपना राशन कार्ड। तो राशन कार्ड वाले ने उनका जो था कार्ड सबसे नीचे कर दिया, और किन्हीं कारणों से किया पता नहीं। तो उन्होंने बाद में जब उनसे कहा किया तो उन्होंने मेरा कार्ड नीचे कर दिया, तो उस राशन कार्ड वाले ने वो कार्ड उठाया और फेंक दिया। जब वो फेंका तो वो कार्ड फट गया ऐसे करके, और उन्होंने बड़े प्रेम से उस कार्ड को उठाया और उसको प्रणाम किया और चले गए। मैं साथ में था। वो घटना मेरे हृदय को छू गई। वो घटना इतनी गहरी छुई कि मुझे लगा ये है जीवन। जबकि वो व्यक्ति ऐसे नहीं थे, मैंने उन्हें और ऐसे लम्हों में लड़ते देखा, लेकिन उस दिन उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं। आज सोचता हूं तो लगता है कि यदि हमारी आंख किसी को गुरु मानने लगे, फिर वो पूरा है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन से आपको इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं। मुझे भी वो इशारे मिले, और मेरी यात्रा एक ऐसे जीवन की तरफ बढ़ी जिसमें कोई मुझे गालियां भी दे तो कोई फर्क नहीं। और मुझे ऐसा लगने लगा कि जिस दिन मैं इस स्थिति को उपलब्ध हो जाऊंगा जहां पे कोई मुझे गाली भी देगा और असर नहीं होगा, मैं इनलाइटेड हो जाऊंगा। ये मेरी धारणा। और फिर ध्यान से गुजरते हुए, जीवन को जीते हुए, मैं एक ऐसे मकाम पे पहुंचा जहां एक दिन एक व्यक्ति मेरे पिता को गालियां दे रहा था और मैं सुन रहा था। मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई उद्दंडता नहीं थी, ठीक है चल रहा है, सब खेल था। उस दिन जो मेरे अंदर घटा वो बहुत बहुत अद्भुत था, लेकिन एक चीज मुझे पता लगी
कि वो पूर्णता नहीं। मुझे उस दिन ऐसा लगा कि आज तो धर्म की वो किताब मेरे हाथ में आई है जिसको अभी पूरी जिंदगी मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं उस लम्हे को बुद्धत्व की घटना ना मान के धर्म जगत की वो घटना मानता हूं जिसमें धर्म की पुस्तक मेरे हाथ में आई। फिर लंबे समय तक मैं अपने जीवन को जीता रहा, नग्नता के साथ, जैसा था वैसा प्रकट करना। मेरे वो स्वामी जी जो थे, मैं देखता था कि मैं उनसे कभी प्रश्न नहीं करता था। हाँ, तर्क होते थे, प्रश्न नहीं। मैंने उनसे कभी प्रश्न नहीं किया। मैंने उनसे नहीं पूछा बुद्धत्व क्या, ध्यान क्या, कुंडली जागरण क्या, कभी नहीं पूछा, कभी भी नहीं पूछा। हाँ, तर्क किए, और तर्कों की एक खूबी रही कि जब भी हमारे उनके बीच तर्क होते थे तो तब तक तर्क चलते थे जब तक मैं ना जीत जाऊं या वो ना जीत जाए। और मैं थोड़ा लालची आदमी, हर चीज को अपने मतलब के लिए ढालने वाला, तो उन तर्कों को भी मैं इस ढंग से लेता था कि अगर वो जीत गए तर्कों में तो जिस तर्क को मैं महान मानता हूं मैं उसको गिरा देता था, क्योंकि वो व्यर्थ है, क्योंकि उसे दूसरे व्यक्ति ने गिरा दिया, वो मेरे जीवन में रखने योग्य नहीं, तो मैं उसको हटा देता था। और यदि मैं जीत जाता था तो मेरा तर्क, मेरा दृष्टिकोण, वो मुझे और सशक्त बना देता था उसको पालन करने के लिए। और तर्कों की हमारी ये स्थिति थी कि एक बार मुझे याद है, हमारे शाहजहांपुर में घंटाघर चौराहा है, हमारे उनके बीच कुछ तर्क हुए और इतने ज्यादा तर्क गहरे चले गए कि गालियां उतर आईं। उन्होंने मुझे मादर चोद, बहन चोद, मैंने भी उनको मादर चोद, बहन चोद, पूरी पेल के गालियां दी। हम दोनों वहां लड़े तर्कों में। अब तुम कहोगे तर्कों में गालियों का क्या काम? गालियों का बड़ा काम है यार, गालियां इतनी बुरी नहीं होती जितनी तुम समझते हो। तो बहुत देर तक तर्क चला। लोग देखें, आस पड़ोस निकलते लोग देखें, छोटा शहर सब जानते, मुझे सब जानते, तोताराम की औलाद, तोताराम नाम ही ऐसा होता। शाहजहांपुर में 2 ही तोताराम थे, मेरे पिता बड़े तोताराम थे, एक और छोटे तोताराम थे, तो 2 ही तोताराम थे। तो फेमस आदमी थे का लड़का, तो मुझे सब जानते थे। और थोड़ी देर बाद जब हमारे बीच के तर्क समाप्त हुए तो हम लोग फिर एक दूसरे के गले में हाथ डाला और चले गए। लैला मजनू की जोड़ी, एक जवान लड़का, एक बूढ़ा आदमी दाढ़ी वाला, ये लैला मजनू की तरह पूरे शहर में घूमते थे। अगले दिन मुझसे एक लड़के ने मिला, उसने कहा यार कल तुम्हारी एक बाबा के साथ लड़ाई हो रही थी, मैंने देखा तुम बहुत लड़ रहे थे, और तुम फिर थोड़ी देर बाद उन्हीं के साथ चले गए मस्ती से। तो मैंने कहा तुम नहीं समझोगे, वो हमारे उनके बीच के खेल हैं। तो गुरु के बीच खेल हो सकते हैं ऐसे, लेकिन लेकिन एक दौर आया कि उन्होंने मुझे, जबकि मेरा विरोध भी किया बहुत, कि उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में भी स्वीकार किया, और कहीं ना कहीं वो मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी स्वीकार कर पाए। अभी वो 3-4 साल पहले उनका शरीर छोड़ना हुआ, उससे पहले 5-7 साल पहले, यानी कि 2010 के आसपास से उन्होंने मुझे ऐसा कुछ स्वीकार कर लिया था कि जब भी मैं शहर जाता था, आज भी जब भी मैं शहर जाता हूँ, मैं उस घर में, उस कमरे में जरूर जाता हूँ। अब उनका बेटा है, उनके बेटे ने मुझे कभी जीवित रहते सम्मान नहीं दिया, अच्छा इंसान नहीं समझा, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि जब तक शशांक ना आ जाए मुझे जलाना नहीं। क्योंकि आखिरी के 5 साल उन्होंने मेरे साथ जो गुजारे वो ऐसे थे कि जब मैं पहुंचता था तो वो कोई बात लेके बैठ जाते थे, ओशो के जगत का कोई तर्क या कुछ लेके बैठ जाते थे और कहते थे स्वामी जी इस पे चिंतन करो। मुझे स्वामी जी बोलते थे,
तो हम उस पर अपने दृष्टिकोण रखते थे और तब तक हम लोगों के बीच चर्चा चलती थी जब तक कोई एक चीज़ ऐसी निकल के ना आए जो उन्हें शांत कर दे। मेरे तो अपने होते थे, मैं अपने में जीता था। तो वो मुझे हमेशा ही इस बात के लिए याद करते थे और जब भी पहुंचता था वो ये कहते थे, यार तुझे याद कर रहा था, तो आ गया यार, ये एक चल रहा था तो बात करें। फ़ोन पे तो बात होती नहीं थी हमारी कभी, ऐसी बात होती थी जब पहुंचता था। तो जब वो गए तो उन्होंने कहा कि जब तक शशांक ना आ जाए तब तक मेरे लाश को जलाना नहीं। तो बेटा वो उनकी बात भूल गया और उनकी डेड बॉडी लखनऊ से लेके आ रहा था शाहजहाँपुर। तो रास्ते में ऐसा उसे लगा कि उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया कि तूने शशांक को बुलाया। तो एकदम वो घबराए से, और फिर उसने मुझे कॉल किया कि भैया ऐसी ऐसी बात, पिता नहीं रहे और आपको आना है, पापा ने ऐसा कहा था। मैं भी उस समय कहीं लंबी यात्रा पे निकला था ड्राइव पे, लेकिन उस दिन मैंने 24 घंटे लगातार ड्राइविंग की और मैं पहुंचा। मैंने उनकी अंतिम शरीर के जब दर्शन किए तो मुझे लगा कि अब ये कंप्लीट होके गए हैं। बहुत प्यारा लगा। एक ऐसा लगा कि एक जैसे मेरे पिता के प्रति मेरी जिम्मेदारी पूर्ण हुई, गुरु के प्रति भी एक जिम्मेदारी पूर्ण हुई। क्योंकि ये बात मैं भी आगे बताऊंगा कि गुरु और शिष्य के बीच दोहरे संबंध होते हैं, सिंगल संबंध नहीं होते। कोई जागा हुआ गुरु शिष्य के लिए काम करता है, लेकिन शिष्य भी अगर अच्छा हो तो गुरु के लिए काम करता है। तो उन्होंने मेरे साथ काम किया, मेरा उनके प्रति कुछ काम हुए। हम दोनों एक ही चने के अंदर दो चने के टुकड़े, लेकिन जुड़े हुए। मैं उनको अपना गुरु भी कहता हूँ, मैं उन्हें अपना पिता भी कहता था, मैं उन्हें अपना दोस्त भी कहता था। मेरी उनकी दोस्ती कुछ इस तरीके की थी कि उनका मकान मेरे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था। मैं पूरे अपने पैरों के कदम गिनते हुए जाता था, 1500 कुछ कदम होते थे, मैं उनके घर पहुंच जाता था। उनके घर में प्रवेश करता था तो 1500 कुछ कदम होते थे। तो एक दिन की बात है, मैं उनके घर गया तो फिर वो भी कहते थे चलो चलो, मैं कहता मैं जा रहा, कहते चलो तुम चलते हैं थोड़ी दूर तक। तो थोड़ी दूर तक के नाम पे वो मेरे घर तक आ गए। फिर वहां बैठे चाय पी, मैं चलो मैं थोड़ी दूर छोड़ देता हूँ। फिर थोड़ी दूर करते करते मैं उनके घर पहुंच गया। उस दिन हैरानी की बात थी, 11 बार ऐसा हुआ कि वो मेरे घर, मैं उनके घर, वो मेरे घर, और हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हमारे पापा देख रहे थे और देखते थे, चला ये अभी आ जाता है, फिर ये चला जाता है, फिर आ जाता है। तो हमारे पापा ने एक डायलॉग कहा था, कहेंगे साले लैला मजनू की जोड़ी पता नहीं क्या कर रही सुबह से। तो मेरा उनसे बहुत डीपली कनेक्शन रहा, बहुत डीपली। मैं उनके किस्से आगे बताऊंगा आप लोगों को। ओशो मेरे लिए उन अर्थों में गुरु कभी नहीं रहे। हाँ, ओशो के जगत में ओशो ने जो प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो शशांक हैं, जिनमें वो संभावना है। इसीलिए उस प्लेटफॉर्म पे मैं थोड़ा सा चोट करता रहता हूँ कि मुझे वो मेरे मित्र मिल जाएं, वो लोग मिल जाएं जिनके साथ मैं काम कर सकूं। तो मेरे दूसरे गुरु के रूप में मैं उनका बात कहता हूँ कि वो मेरे गुरु के रूप में रहे। तीसरा, आज गुरु के रूप में अगर मैं बात कहूँ तो मैं अपने पिता को अपना सबसे पहला गुरु मानता हूँ। लेकिन उन्हें इस अर्थों में अपना गुरु मानता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म बिछाया। वो मुझे ग्रो करा रहे थे और मुझे पता भी नहीं लग रहा था। वो लड़ झगड़ के ग्रो करा रहे थे, कभी कभी जीवन की वास्तविक शिक्षा देने के लिए ग्रो करा रहे थे। और बहुत कुछ उन्होंने मुझे जीवन में ऐसा दिया जिसकी छोटे छोटे लम्हे में आपको अगर बताऊं तो अभी शायद पूरी रात गुजर जाए, लेकिन वो मैं आपको आगे आने वाले समय में सुनाता रहूँगा। तो मेरे पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो प्राथमिक गुरु हैं वो, लेकिन उन्होंने बेस बिछाया। दूसरा गुरु नोबोकॉप, जिसने मुझे वो खुले जीवन का साहस दे के चला गया। ओशो आए भी नहीं थे तब, वो दे के चला गया, मिला भी नहीं कभी। तीसरा
मैंने कहा जैसे उनका साथ स्वामी जी का, वो मेरे तीसरे गुरु के रूप में है। और फिर एक हिडन गुरु जो मुझे अशरीरी रूप से मिले, जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं, जिनका मैं फोटो नहीं देखा, लेकिन जिनको मैंने आत्मसात सबसे ज्यादा किया, वो थे रमेश कुमार। वो रमेश कुमार वो स्वामी जी के पहले गुरु थे। वो ओशो से पहले उनके साथ थे। उनके ऑफिस में उनके बॉस थे, उनसे एक पदवी उनकी आगे थी। वो रमेश कुमार एक संत, जिन्होंने उस आदमी को जो शराबी था, स्वामी योगेंद्र भारती, शराबी जिसका शराब पीना ही एक लक्ष्य रहता था रोज शाम को, उस आदमी को धीरे धीरे एक धक्का दिया और ओशो तक पहुंचा दिया। लेकिन रमेश कुमार ओशो के सन्यासी नहीं थे, ये ध्यान रखना। गुरु का अर्थ ये नहीं होता कि वो गुरु पकड़ ले तुम्हें अपने पास बैठा ले। गुरु का ये भी अर्थ होता है कि तुम्हारी योग्यता के अनुरूप अगर तुम्हें शिक्षा किसी से मिल सकती है तो वहां तक भेज देता है। तो रमेश कुमार ने बहुत सहज ढंग से उनको ओशो तक पहुंचा दिया और ओशो से वो आगे बढ़े। कई चीजें ऐसी होती हैं जीवन में, कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतनी सरल नहीं है। तो इस तरीके से रमेश कुमार की जो घटनाएं मैं सुनता था उनके मुंह से, 15-20 घटनाएं हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं उन 15-20 घटनाओं पे यदि कभी बोलने बैठा तो 15-20 शास्त्रों का जन्म हो जाएगा, 15-20 पुस्तकें लिख दूंगा उनके ऊपर। और उन बातों को मेरे जीवन ने आत्मसात किया। तो मैं बताना चाहता हूं, 4 गुरु पिता जिन्होंने मेरे जीवन में एक प्लेटफॉर्म बिछाया, जहां उन्होंने मुझे सिक्योरिटी, घर की सुरक्षा, खाना पीना, छोटी छोटी बातों में मुझे लेसन देना। दूसरे नोबोको, जिनकी पुस्तक पढ़ के मुझे साहस आया कि खोल दूं। तीसरे योगेंद्र भारती और चौथे रमेश कुमार, जिनके जीवन को आत्मसात किया। योगेंद्र भारती के साथ को मैंने जिया, उनके संग चीजों को। ये 4 चीजों का अगर मैं कॉम्बो करूं तो मैं पूरा इन 4 चीजों का कॉम्बो हूं, पूरा। और इस कॉम्बो से पैदा होता है वो मोती जो सीप के अंदर था, सखा। मित्र भी, गुरु भी, कभी साथ भी देगा, कभी सिखाएगा। तो वो जो मोती था, उस मोती को अब इतनी 4 देशनाओं को पिरो के मैं किसी के सामने कैसे रख सकता। मैं प्रवचन देके बोलता रहूं, यहां पे मेरे संदेश हैं, किसी को साहस मिलता हो। मैं बोलता हूं बातें, बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि स्वामी जी आपकी बातों से मेरे जीवन में बहुत बदलाहटें आई, बहुत भ्रम गिरे, बहुत साहस मिली, जीने की हिम्मत आई। ये बच्चे यहाँ जो बैठे हैं सब घर छोड़ के निकल आए, ये साहस आए व्लादिमीर नोबोको बोलने से। मैं इनके साथ जीता हूं, योगेंद्र भारती। मैं इनके लिए वो व्यवस्था करता हूं पारिवारिक, जहां इनको मैं संभालूं, सिखाऊं, आगे बढ़ाऊं। तोताराम मेरा पिता, और चौथा रमेश कुमार। वो रमेश कुमार कभी कभी कोई ऐसी बात कह देता कि पूरे दिमाग की घूम जाती। तो कभी कभी ये बैठे हैं बच्चे, इनके अंदर भी शायद कुछ ऐसे बातें होती होंगी मेरे द्वारा, मुझे पता नहीं, वो ये बताएंगे, इनको पता होंगी कि कोई कोई बातें ऐसी कह देता होगा कि वो इनके अंदर बैठ जाती होंगी कि बस ये तो पालन करना ही करना है। तो ये 4 चीजों का कॉम्बो है सखा। और ये जो परिवार आज मैंने यहाँ पे ये है खड़ा, मैं नहीं जानता, मैंने सदा से बोला है मेरा ये परिवार मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट मैं अपने अंदर के मोती को देना चाहता हूँ इस जगत को, ये एक्सपेरिमेंट है, यही तरीका है। मेरे पास वो तरीका नहीं है कि आश्रम बना के गुरु बन जाऊं,
टीवी चैनलों पे आऊँ, बहुत लोगों से पैर छुआऊँ, वो मेरे शायद नहीं है। कर लूँगा अगर वो भी ज़रूरत पड़ी तो, खेल होगा। लेकिन चारों चीज़ों को मिला के जो मुझे समझ सकेगा, जी सकेगा, वो सखा को जी सकेगा। वरना मेरी बातों से कुछ लोग आकलन लगा लेंगे कि गुरु होना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें साहस देना चाहता हूँ। कोई लोग मेरे जीवन को जीते हुए ये समझेंगे कि ये आदमी सबको फांस के अपने पास रख के अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है, मुझे गलत समझ जाएंगे। वो मेरे तोताराम का है रूप। मैं इनके साथ घूमता फिरता हूँ, मस्ती करता हूँ। मैं योगेंद्र भारती के साथ जीवन जिया, मुझे पता है ऐसी मस्ती करते थे कहीं पे भी। तो वो मस्ती करते देखेंगे कि तो सामान्य सा इंसान, ये तो ऐसे ही करता है। वो भी सामान्य से ही थे, तो किसी को मैं सामान्य नजर आऊँ। और कभी कभी गहरी बातें कहूंगा किसी के जीवन में कुछ कहने के लिए, तो लोग कहेंगे किसी की पढ़ लिख के बोल दिया होगा, कॉपी पेस्ट मार रहा होगा, वो उनके कारण। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब आप लोगों के बीच बोलने बैठता हूँ, मुझे पहले पता नहीं होता मैं क्या बोलूँगा, लेकिन कुछ निकलता है, कुछ कह देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं, बेकार, दो कौड़ी का इंसान। वो मोती है बस मेरा, जो भी है वो मेरे सीप के अंदर से जो मेरा मोती निकला, वही मेरा कीमती है। मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा, मैं अपने मोती को, जो मुझे जीवन ने दिया है, जो मेरे कार्य दिया है, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। मैं उस मोती की रक्षा कर रहा हूँ। मैं उस मोती के आनंद को कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उस मोती के मूल्य को अपने जीवन से प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो ये जो बात थी, वो आज गुरु पूर्णिमा की संध्या पे मैंने इसलिए कही कि ये 4 चीजों का जोड़ है, 4 गुरुओं का निचोड़ है मेरे जीवन में। और सच बताएं, ये चारों लोगों ने मेरे सीप को पूरा खोल के मुझे उस मोती के दर्शन कराए। और अब उस मोती की रक्षा करना मेरा फर्ज है। मैं अपने परिवार के लिए, ये जो है जिसमें मैं चारों रूपों को जीता हूं, यही मेरा सब कुछ है। यहां बैठे जितने बच्चे हैं, सखा परिवार तो 3 साल पहले भी शुरू हुआ था। आरंभ था, मैं जो मेरे मोती को देना चाह रहा था, वो एक ढंग था कि अब मैं चारों चीजें दे दूं। मुझसे भूले हुई, मैं बार बार कहता हूं, मुझसे भूले हुई। मैं सीख रहा हूं, आज भी सीख रहा हूं। मुझसे भूले हुई, मैं जैसा उन्हें सिखाना चाहता था वैसा नहीं सिखा पाया। लेकिन आज सुबह पंडित विजयेश आए हुए थे हमारे पास, तो मैं उनसे बैठा बात कर रहा था। मैंने कहा आज मुझे यहाँ ये जो बच्चे हैं इनको देख के थोड़ी खुशी होती है कि ये परिवार को ऐसे नहीं मान रहे हैं कि ये हैं। हाँ, निश्चित ही सोच के यही है कि मैं यहाँ रहूंगा, अपनी अपनी जिंदगी जीने आए। लेकिन धीरे धीरे अब मैंने सिखा पा रहा हूं कि ये इनका घर है, ये इनका परिवार है, ये मेरा नहीं है, ये इनका है। और मुझे आज वो खुशी भी होती है। हाँ, उसमें जैसे रोल हैं, क्रोध भी है, प्रेम भी है, स्नेह भी है, समझ भी है, सहयोग भी है, सब चीजों का जोड़ है। और अगर मैं अपने मोती के साथ ईमानदार हूं, तो मैं इस जगत को एक ऐसा परिवार दे के जाऊंगा जहां किसी का किसी से खून का संबंध नहीं, जहां किसी का खून दूसरे की रगों में नहीं बह रहा, लेकिन जहां पे एक दूसरों की रगों में एक दूसरे की आत्मा बह रही। इस परिवार में बहुत कुछ आज घट रहा है, और मैं चाहता हूं वो आने वाले वक्त में इन बच्चों के मुंह से ही आपको सुनाई दे, क्योंकि इनके अंदर घट रहा है। मेरे अंदर तो सिर्फ अहोभाव घट रहा है। मेरे अंदर तो सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड है इस परिवार के प्रति, इन बच्चों के प्रति,
जिन्होंने अपने जीवन की अग्नि को मेरे इस हवन कुंड में डाल के मेरे इस मोती को यथार्थ रूप में बनाने में सहयोग किया। सच कहें तो इनसे भी मैं सीखता हूं। जैसे मैंने कहा कि गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के लिए सिखाने का काम करते हैं। मैंने सुबह भी कुछ बात बोली थी, तो मैंने कहा था कि हीरा हो तो निखारा जा सकता है, हीरा ना हो तो जौहरी का जीवन में कुछ नहीं। आप किसी जौहरी को कैसे पहचानोगे अगर उसके पास हीरा नहीं, कोई निखरा हीरा नहीं? तो जौहरी को धन्यवाद देना पड़ेगा उन हीरों के प्रति, और हीरो को धन्यवाद देना पड़ेगा जौहरी के प्रति जिसने निखारा। क्योंकि हीरा अपने आप नहीं निखरता, हीरे को भी एक जौहरी की जरूरत पड़ती है। तो मेरा इनके प्रति एक धन्यवाद है कि ये हीरे के रूप में, अनगढ़ हीरे के रूप में मुझे मिले, जिन पे मैं कुछ काम कर पाता हूँ। बहुत से लोग मेरे पास मैसेज करते हैं और अपनी योग्यता का बहुत बखान करते हैं, कहते हैं हम आपके परिवार के सदस्य होने चाहते हैं, मेरे पास ये योग्यता है, मेरे पास ये योग्यता है, मुझे ये ज्ञान है, मुझे ये जानकारी है, मुझे ये जाना। तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ, क्योंकि तुम निखर ही गए हो, तो मेरे पास आके क्या करोगे? मुझे तो अनगढ़ चाहिए। हाँ, हीरे होने चाहिए, लेकिन अनगढ़ चाहिए जिन पे मैं काम कर सकूं। कोई भी जौहरी बने बनाए हीरे पे काम क्या करेगा? तो आप सब मित्र जो बहुत योग्यताएं रखते हैं, जो चाहते हैं कि सखा परिवार में आए, मैं उनसे कहूंगा कि आप प्यारे हो, अपनी अपनी जगह जहां हो वहां रहो। और ये जो बच्चे यहाँ हैं, निश्चित ही इसमें ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों के भविष्य में ऐसा हो कि वो यहाँ से जाएं, उनकी कुछ और जिम्मेदारियां हों, उनके उनके सीप के अंदर से जो मोती निकले वो उनको कहें कि यहाँ से जाके कुछ करना है, तो निश्चित ही वो यहाँ से जाके कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक जो देखा है वो ये देखा है कि एक परिवार के रूप में जो इस मनुष्यता को संदेश देना चाहिए, वो सबसे कीमती संदेश है। हम सब एक परिवार में जीते हैं, उस परिवार में कलेश हैं, झंझट हैं, बहुत तरीके के उपद्रव हैं, बहुत तरीके की जरूरतें, चाहते, इच्छाएं हैं, जिनके कारण झंझट है। लेकिन एक परिवार ऐसा जहां पे कोई भी किसी का मालिक नहीं, गुरु नहीं, सब मित्रवत। हाँ, यहाँ कोई माँ भी है, यहाँ पे पुत्र भी हैं, यहाँ पे बहुत रंगों में लोग जी रहे हैं। तो वो सारी चीजें एक संदेश है कि हम पूरे जगत को ऐसा परिवार बना सकते हैं। हम सब चुनाव कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि हम जिस घर में पैदा हुए वहीं रहें, हम किसी ऐसे के साथ भी रह सकते हैं जिसको हम जानते नहीं, जिसका माँ के कोख से कोई संबंध नहीं, कोई भी रिश्ते नाते नहीं, कोई भी पंडित प्रवचन द्वारा जोड़ा नहीं गया। और जिस दिन इस जगत में ऐसा होगा, उस दिन हम इस जगत को एक ऐसा जगत बना पाएंगे जहाँ पे हर व्यक्ति के अंदर से एक कला निखरेगी, जो कला उसके जीवन में धर्म तक पहुंचाने का काम करेगी। इसी आकांक्षा से भरा मैं सखा आप सबको प्रणाम करता हूँ, और इन बच्चों के प्रति अहोभाव। और गुरु पूर्णिमा कल है, हो सकता है कि ये बच्चे उस गुरु पूर्णिमा के रूप में मेरे प्रति उस भाव को रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाएं। लेकिन अगर मैं इनके बीच उपस्थित हुआ तो निश्चित ही मैं शिष्य पूर्णिमा मनाऊंगा। मेरे लिए कल की तारीख इन बच्चों के साथ शिष्य पूर्णिमा की तारीख है। आपको शिष्य का मतलब कोई ऐसा नहीं जो सीखते हैं, जिस तरीके से गुरु के
बहुत रंग होते हैं, दोस्त भी, गुरु भी, पिता भी, माँ भी, सब उसी तरीके से शिष्यों को भी बहुत रंग होते हैं। कोई शिष्य गुरु की तरह हो सकता है, कोई शिष्य माँ की तरह, कोई शिष्य प्रेमी की तरह, कोई शिष्य दोस्त की तरह, कोई शिष्य पिता की तरह। शिष्य भी ऐसे रूप में हो सकते हैं।